चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखो भाई सभी, और सीखने की कोशिश करो। इधर देखेंगे सभी प्यारे बच्चों। एक टर्म आज हम लोगों को पढ़ानी है जिसका नाम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, या मैं कहूँ ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूज़न। राइट, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, एक ही बारी में समझ में आने वाला टॉपिक। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो सवाल होता है ना, ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, बहुत इजीली बच्चा जो है इसको सॉल्व कर देता है। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। चलिए सर पहले बताइए डिफ्यूज़न क्या है और इफ्यूज़न क्या है। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। देखो मान लेता हूँ ये एक चैम्बर है और इस चैम्बर को मैंने लॉक किया है किसी होल से। राइट, अब मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर जो है ना इसका नाम है गैस 1 और यहाँ पर जो है इसका नाम है गैस 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो इन दोनों गैस को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। एक यहाँ पर पिन लगा के मैं करूँ, क्लोज कर रखा है अभी कंटेनर। यहाँ गैस 2 है, यहाँ गैस 1 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो क्या होगा? होगा ये सर, जिसका प्रेशर ज़्यादा है, जो हाई प्रेशर पर है, मान लेता हूँ कि ये लो प्रेशर पर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ गैस के पार्टिकल की मूवमेंट होने लगेगी। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ये बात भी सही है। मान लो इस रूम का प्रेशर मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ और बाहर का प्रेशर कम हो, तो जैसे ही गेट खोलूँगा तो आप लोग सारे कहाँ नज़र आओगे? बाहर नज़र आओगे, क्योंकि ये नियम है नेचर का। हायर कॉन्सेंट्रेशन बोल दो या हाई प्रेशर बोल दो, हमेशा मूवमेंट कहाँ से होती है? हायर टू लोअर होती है। हायर टू लोअर क्या होती है? मूवमेंट होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पक्का? तो ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि डिफ्यूजन का मतलब है, डिफ्यूजन का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। उसी को मैं क्या बोलूँगा बेटा? डिफ्यूजन। क्या डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत है? पक्का? अच्छा, इफ्यूजन में क्या अंतर होता होगा? क्या ये दोनों बातें सेम है? क्या डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों बातें सेम है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। कैसे सर? देखो भाई, ये कंटेनर है, इसको मैंने क्लोज कर दिया किसी पिन होल की वजह से। इसको ना पिन होल बोल दो, है ना? जो पास करा रहे हैं वो किससे करा रहे हैं बेटा जी? पिन होल से पास करा रहे हैं। राइट, इधर आ जाओ सभी, पिन होल से। अब क्या काम करा मैंने? इसमें तो रखी गैस ए या गैस 1 और यहाँ मैंने क्या रखा बेटा? वैक्यूम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अधूरा ज्ञान पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप ऐसे पढ़ो, आप ऐसे पढ़ो कि अगर वही हाई प्रेशर लो प्रेशर कंडीशन होगी, अगर अ गैस इज एक्सपेंड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? या मैं ये कहूँ कि गैस जब गैस टू गैस में एक्सपेंशन हो रही है तो उसको मैं बोलूँगा डिफ्यूजन, लेकिन जब गैस वैक्यूम में एक्सपेंड हो रही है तो उसको मैं क्या बोलूँगा बेटा जी? इफ्यूजन। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, क्या बेसिक लॉजिक समझ में आ गया? मैं कह रहा हूँ ए गैस एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन वैक्यूम इज नोन एज इफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन गैस इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब मैं यहाँ पर आपकी भावनाओं को बिल्कुल प्यार से लिखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ एक्सपेंशन हो गया जी, किसका? गैस का, गैस 1 से गैस 2 के बीच में, यानी कि गैस टू गैस। यहाँ भी एक्सपेंशन तो हुआ है, किसका? गैस का, लेकिन जो गैसियस एक्सपेंशन है वो गैस 1 का या गैस का से कहाँ हुआ है बेटा जी? वैक्यूम के अंदर। ये बात आप लोगों को समझनी होगी अगर कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो। क्लियर मेरे भाई? तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन की डेफिनेशन में अगर कहीं किसी ने बुक ने अधूरा लिख रखा है तो उसको प्यार से लिख लो, गैस टू गैस डिफ्यूजन, गैस टू वैक्यूम क्या हो जाएगा? इफ्यूजन। चलो सर मान लेते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो सही होगा। अब इधर आ जाइए भाई सभी बच्चे, हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो टेक्निकली इफ्यूजन को ज़्यादा पढ़ते हैं, डिफ्यूजन नहीं पढ़ते, है ना? क्या पढ़ते हैं हम लोग? इफ्यूजन। और इफ्यूजन का पढ़ने का तरीका क्या है कि सर एक गैसियस मीडियम से मुझे उस गैस को कहाँ मूव कराना होगा? वैक्यूम के अंदर। राइट, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसको देखो भाई। फॉर्मूला ऑफ द इफ्यूजन इज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया अंडर रूट और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई आर। ये तीनों बातें कांस्टेंट है। टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास, टेम्परेचर एंड
मॉलिक्यूलर मास। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? महा बेसिक सी बात जो है मैंने यहाँ पर कही आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से देखो। क्या आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ T एंड M? बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है अगर मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी लगा रहा हूँ? क्यों सर? अगर आप दो गैस को कंपेयर करोगे तो 2 पाई R की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसलिए उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के मैंने क्या लिख दिया है? प्रोपोर्शनलिटी लिख दिया है, राइट। अच्छा सर, इसमें एक बात बताइए, ये क्या चीज़ है? इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। क्या, कैसे याद करोगे? पेटीएम करो, ठीक है ना, मतलब P और A, पेटीएम, याद हो गया? पेटीएम। तो पेटीएम ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे देख लो भैया, प्रेशर को तो हम लोग किस में लिखेंगे? ATM में ही लिखेंगे। और एरिया तो एरिया है, ये डिपेंड करता है कि आपको किस में गिवन है, और रेट फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को आएगा। T का मतलब टेम्परेचर है, और तापमान को किस में लिखना है बेटा? K में। और ये क्या है अपने पास? ये है अपने पास मॉलिक्यूलर मास, है ना। क्या है ये अपने पास? मॉलिक्यूलर मास। ऑल्दो मॉलिक्यूलर मास को लिखते तो केजी में है, लेकिन जितने भी सवाल आएंगे क्योंकि वो फ्रैक्शन पर होंगे, R1/R2 होगा, तो आप उसको जो है किसी में भी लिखेंगे, आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है भाई। बाकी इस मोलर मास को आप लोग किस में लिखेंगे? केजी में लिखें भाई, मॉलिक्यूलर मास, राइट। चलो जी, इतनी बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। आप मुझे बताइए, क्या मैं किसी एक गैस के लिए रेट को ऐसे लिख सकता हूँ? R1 डिवाइडेड बाय R2। एक काम कर लेते हैं यार, क्या एक केस लिख लेते हैं, केस 1। ऐसे तमाम केस आप लोग अपने आप से ही बना सकते हो। मैं यहाँ इस केस 1 में लिख रहा हूँ, व्हेन प्रेशर, एरिया एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया को मैंने क्या लिख दिया बेटा? कांस्टेंट लिख दिया है। तो मुझे बताइए, क्या मैं रेट को ऐसे लिख सकता हूँ? रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, हाँ या ना? अगर मैं किसी एक गैस के रेट को लिखता तो मुझे R1 और यहाँ M1 लिखना पड़ता। गैस 2 के रेट को लिखूंगा तो क्या यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा? हाँ या ना में जवाब दो भाई। और इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, यानी कि R1 डिवाइडेड बाय R2 कर देता हूं प्यारे बच्चों, तो क्या इसी का फॉर्मूला आपको M1/M2 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो हाँ या ना। सर ये तो बड़ा सिंपल है, आपने गड़बड़ कर दिया है। क्या कि ऊपर वाला क्या आना चाहिए? M2 आना चाहिए, और नीचे क्या आना चाहिए जी? M1 आना चाहिए, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। तो डेटा समझ में आ गया होगा, महा बेसिक सा माहौल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है भाई। इसको आप लोग अंडर रूट में लिखेंगे। चलो बहुत जल्दी से आप इसको नोट, चलो नेक्स्ट इधर आइए। तो इसमें काम की बात क्या याद रखी हम लोगों को? R1/R2 इजिकल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1। चलो इधर आओ सभी बच्चे, इधर आइए सभी। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे एक छोटा सा, अभी इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ समझे। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने जब ये फॉर्मूला बनाया R1/R2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1, कितने बच्चे ये बात जानते हैं कि इस कंडीशन में प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया, ये तीनों बातें क्या रही होंगी बेटा जी? कांस्टेंट रही होंगी। सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। अच्छा एक बात और बतानी है, एक टर्म यूज होती है जिसका नाम है वेपर डेंसिटी। क्या नाम है? वेपर डेंसिटी। डेंसिटी होती है, ऐसे ही एक वेपर डेंसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू H2 हम लोग बोलते हैं जनरली, राइट। वेपर डेंसिटी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके बराबर आ जाता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ जाता है। ये हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था, हाँ या ना। तो आप एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा कर दूं, इस M2 की जगह लिख दूं वेपर डेंसिटी ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हाँ या ना। और ऐसे ही M1 की जगह लिख देता हूँ क्या? वेपर डेंसिटी ऑफ M1 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे मैनिपुलेट कर लूँ आपका हो तो? R1/R2 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1, या फिर मैं ये कहूँ, इसके लिए एक और इंतजाम है अपने पास, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या? वेपर डेंसिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट। बोलो गेम समझ में आया? पक्का?
अच्छा एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, इधर आओ। मैं केस सेकंड ले रहा हूँ। केस सेकंड में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ कहता हूँ जी प्रेशर नहीं है कांस्टेंट, अब केवल टेम्परेचर है और एरिया है, ये दोनों बातें क्या है, कांस्टेंट है। तो जरा प्रीवियस स्लाइड से देखना फॉर्मूला क्या होता था। सर जो रियल फॉर्मूला है वो तो यही है, प्रेशर के डायरेक्टली है और मॉलिक्यूलर मास के क्या है, इन्वर्सली है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पर चाहूँ तो दो रेट को ऐसे लिखूंगा फिर R1/R2 विच इज इक्व टू P1/P2, और जो अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास है वो तो वही रहेगा भाई। हाँ या ना में जवाब दो। क्या समझ में आया सर ने ये फॉर्मूला कैसे लिखा, क्यों लिखा? बोलो भाई, क्या हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला सर ने कैसे लिखा? बोलो भाई, क्लियर है? आप एक बात बताओ और चाहें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, M2 की जगह वेपर डेंसिटी ऑफ 2, वेपर डेंसिटी ऑफ 1। क्लियर है मेरी बात? चलो एक बात सुनो भाई, यहाँ पर कल की क्लास के अंदर मैंने आपको एक लॉ पढ़ाई थी जिसका नाम था डाल्टन्स लॉ। मैंने बोला था डाल्टन्स लॉ में एक ही बात इंपॉर्टेंट है जो बाद में काम आएगी, उसका नाम था सर P1/P2 को लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल, या मैं ये कहूँ इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ईमानदारी से बताओ बोला था कि नहीं बोला था? अगर ये बात सही है तो क्या इसी मेथड को, इसी फॉर्मेशन को मैं इस तरीके से मैनिपुलेट कर लूँ क्या, इस P1/P2 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, N1/N2 और अंडर रूट ऑफ M2/M1, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ M2/M1। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं जरा क्या ये डेटा समझ में आ रहा है हमारी क्लास के सभी बच्चों को? बोलो जरा। सर ब्लैक स्क्रीन में वाइट लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, बच्चे दिख रहे हैं? हाँ दिखने दे बच्चे, वैसे रिकॉर्डिंग में नहीं आती आई थिंक। आज मॉर्निंग में भी हम लोगों ने ये रिकॉर्ड कराया आदित्य, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। ठीक है, आज और करके देखते हैं। चलो ये बातें समझ में आई आप लोगों को? एक बात और बतानी है आप लोगों के लिए, क्या सर आप ना एक ही चीज़ से बहुत सारे फॉर्मूले मैनिपुलेट करते चले जा रहे हो भैया, इनको ना सहेज के रखना, यानी कि इनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को एक बार समराइज़ कराता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। एक बात और बतानी है, सुनो यहीं सीख लो। ये जो ना मैंने नंबर ऑफ मोल लिखे हैं ना, ये कौन से नंबर ऑफ मोल है, कोई बच्चा बताएगा? सर ये इनिशियल कैसे मोल है, इनिशियल मोल है। इनिशियल मोल मतलब बिफोर डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये डिफ्यूजन इफ्यूजन से पहले के मोल हैं, ये डिफ्यूजन इफ्यूजन से पहले के मोल हैं, आफ्टर द डिफ्यूजन इफ्यूजन नहीं है। ये कितने मोल जो है डिफ्यूज हो गए। चलो जी इतनी बातें समझ में आ गई। एक बार मैं आप लोगों को फिर से डेटा समझाता हूँ प्यारे बच्चों। रेट का जो फॉर्मूला है वो है पेटीएम, याद हो गया, PA डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ TM। प्रेशर एरिया टेम्परेचर कांस्टेंट तो 1/√m। दो रेट को कंपेयर करोगे तो R1/R2 इजकल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1। और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो आप ऑब्वियसली R1/R2 इजकल टू P1/P2 अंडर रूट ऑफ M2/M1 यहाँ पर जो है देखने के लिए मिलेगा। राइट, आगे बात समझ में? इसके बाद अगर मैं कहूँ मैंने कैसे मॉलिक्यूलर मास को वेपर डेंसिटी से रिलेट किया है, मैंने कैसे P1/P2 को डाल्टन्स लॉ को यूज़ करके N1/N2 बोला है, मैंने कैसे N1/N2 को मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 बोला है, ये बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। अगला सवाल थोड़ी देर बाद करेंगे जब इसका तीनों कंपोजिशन सिखा देंगे। अभी के लिए एक चीज़ और समझे भाई सभी बच्चे, इधर देखो, इधर देखो सभी। एक सवाल यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए दिया है, बेहद बेसिक सा सवाल है, एक ही बारी में आप लोग जो है इसको कवर करने वाले हैं। देखो जरा ध्यान से, मैंने बोला बच्चा द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस is 1.73 times smaller than the rate of diffusion of O2. Find the molecular mass of unknown gas. तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, rate of unknown gas divided by rate of O2 which is equals to, और यहाँ पर इनको और अच्छी तरीके से लिखने के लिए लिखना चाहिए प्रेशर एरिया टेम्परेचर क्या है इस केस में बेटा जी, कांस्टेंट होगा। ना लिखे तो आप समझ जाओगे जब वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। ये क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अननोन गैस आएगा, हाँ या ना? सर मुझे ना ये निकालना है,
सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कौन नहीं जानता इस दुनिया में कि 32 होता होगा, हाँ या ना? बोलो भाई। आपसे बोला है कि अननोन गैस का रेट इस रेट ऑफ O2 से 1.73 टाइम्स कम है, तो इसका शुद्ध तरीका क्या है बेटा जी? समझदार बच्चा, अप्रोचेबल स्टूडेंट इसको कैसे करता है? वो बड़ा ही सिंपल तरीके से एक बात बोलता है, सर देखो मुझे तो एक बात समझ में आ रही है कि इसका कम है और इसका ज़्यादा है ना, ये तो सेंस है, और बोला इसका इससे 1.73 टाइम्स ज़्यादा है, या मैं बोलूँ इसका इससे 1.73 टाइम्स कम है, जो इक्वेशन कह रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको अगर मैं 1.73 टाइम मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब पढ़ना स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यही तो बोला था कि इसका इससे 1.73 टाइम्स कम है। देख लो, नहीं बात समझ में? इसका मतलब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि यहाँ इसको लिखने का तरीका 1/1 पॉइंट कितना है 73, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके? अंडर रूट ऑफ 32 बाय मास ऑफ अननोन। एक काम कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना? अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, है ये तो अंडर रूट ऑफ 3 नहीं लिख सकता मैं इसको, ये पूरी बात में क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ 3। तो रूट का स्क्वायर करा हुआ है, कट गया, तो यहाँ बच गया कितना? यहाँ बच गया 1/3, सही लिखा है। और ये बच गया कितना बेटा जी? 32 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन। आ गया आंसर 96 ग्राम। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, ग्राम में आंसर आएगा यहाँ। बोलो गेम समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दुख दर्द है किसी बच्चे को? पक्का? तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए भाई। मानकर चलूँ ऐसे समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये डेटा क्लियर होना चाहिए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताया जा रहा है, अनाया, अनमोल, हर्ष, ईश्वरी, कार्तिका, नैना, वंशिका, बोलो भाई। तो ये बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए क्योंकि बेसिक्स हैं, ठीक है ना? अच्छा एक बात सुनो जरा ध्यान से, सुनो भाई। अब सवाल उठता है कि सर रेट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? भैया मैंने बताया रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। कोई रेट पे ही डेविएशन पूछ ले तो रेट का अपना एक मीनिंग होता है, एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ देर इज ए कंसंट्रेशन, राइट, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज नोन एज क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स वाला रेट, है या ना? मतलब उसको सिंपली क्या बोल देते हैं? रेट बोल देते हैं। ऐसे ही जब मोल को चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम तो मोलर रेट, ऐसे ही प्रेशर को चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम तो प्रेशर का रेट। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे ही किसी डिस्टेंस को भी कर सकते हैं। तो मोल की 3 रिस्पेक्ट है जिनको मैं आपको सामने डिस्कस कर रहा हूँ इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। बड़ी सिंपल सी बात बताऊंगा बेटा, एक ही बारी में समझ में आने वाली बात है। देखो रेट का मतलब बहुत सिंपल सा है कि रेट का मतलब है एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। नहीं आई बात समझ में? अरे हाँ या ना में जवाब तो दे दो, चेंज इन टाइम। अब एक बात बताइए मुझे, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि बेटा जी तुमने रेट का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? आप कहेंगे सर रेट के मैंने 2 फॉर्मूले पढ़े। पहला फॉर्मूला तो सर मैंने ऐसे पढ़ा है, R1/R2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1, यही पढ़ा ना बेटा पहला। और दूसरा फॉर्मूला सर मैंने अभी अभी आपने पढ़ाया, इस केस में प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दूसरा आपने बताया था सर रेट 1 डिवाइडेड बाय रेट 2 विच इज इक्वल टू P1/P2, और यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास क्या? M2/M1। बोलो ईमानदारी से बताओ, क्या ये डेटा समझा के ही तो सिखा रहा हूँ आप लोगों को? क्यों भाई? पहले पढ़ा दिया है ना, या मैं इसको दुनिया भर का मैनिपुलेशन किया है? फिर नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, सिखाया है ना आप लोगों को? बताइए अगर ये बात सच है तो प्यारे बच्चों अब मैं रेट को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मैंने रेट की जगह लिख दिया है इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 गैस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 2 गैस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2, एंड दिस इज इक्वल टू M2/M1। और ऐसे इसके लिए भी लिख सकता हूँ रेट, हाँ या ना? ये जो टर्म सर ने बनाई है ये कब बनाई है? जब प्रेशर, जब टेम्परेचर, जब एरिया क्या रहा होगा? कांस्टेंट। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? रेजर हैंड। कि सर ईमानदारी की बात है, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रही है। नहीं, हाथ खड़ा करने में जोर पड़ रहा है नुपुर। चलो, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। चलो सर, बात तो समझ में आ गई। सर क्या हम लोग इस वाली टर्म का भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। ये तो खेल रेट का है, इक्वल के इधर वाला, इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है, है ना?
अब बताओ मोल में अगर मुझे लिखना हो तो सीख गए, ये सिखाना पड़ेगा। बोलो मोल की टर्म में क्या लिखना पड़ेगा सर, N1/T1/N2/T2 कितना, M2/M1। हाँ या ना में जवाब दो। इस केस में क्या क्या कांस्टेंट रहा होगा, प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर आर कांस्टेंट इन दिस केस, राइट। तो ये डेटा समझ में आ गया होगा सभी बच्चों। अब इसके बाद देखना जरा प्यारे बच्चों, देखो अच्छा मैं इस वाले फॉर्मूले को अगर इस फॉर्मेट में लिख दूं तो क्या फील कर पाओगे कि क्या चेंजेस सर ने किए होंगे। देखो भाई मैं लिख रहा हूं N1/T1/N2/T2 विच इज इक्वल टू N1/N2 √M2/M1। भाई कितने बच्चे इसको एब्जॉर्ब कर गए, इसमें कौन क्या क्या है, कितने बच्चे एब्जॉर्व करें सर। इसमें जो ये वाला N1/N2 है इसको थोड़ा आइडेंटिफाई अलग तरीके से कर देते हैं, डैश कर देते हैं। बेटा ये डैश वाली फॉर्मेशन क्या है सर, ये है आफ्टर डिफ्यूजन या इफ्यूजन। नहीं आई बात समझ में, अरे कुछ तो बोलो। और ये वाली टर्म सर ने क्या सिखाई थी, बिफोर डिफ्यूजन। भाई यही खेल है, जो इसको खेल गया वो सीख गया गेम। बोलो गेम समझ में आया अनन्या। अब देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस कवर। ये भी बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस का मतलब यहाँ बॉन्ड लेंथ से है, मतलब लेंथ से है, ठीक है ना। तो अब लेंथ की टर्म में क्या लिख दोगे उसको सर, अब ये बार बार मत कराओ सर, है ना। अब हमें समझ में आ गया सर, बस सवाल आने दो, हम लोग अपने लेवल से बता देंगे कि क्या करना है इसके अंदर, राइट। चलो अब सीख गए आप लोग, तो बार बार बताने की क्या ही ज़रूरत है। क्या ये तीनों फॉर्मूले रटने की आवश्यकता है किसी बच्चे को, नहीं ना। सवाल आएगा तो निपटा लोगे पक्का। चलो अभी सवाल कराते हैं, अगर तुम निपटा पाओ तो तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होगा। भाई फोटो ले लो, नोट कर लो। चलिए अब मौका दे रहा हूँ आप लोगों को एक सवाल सॉल्व करने का, बात नहीं भाई, एक मौका दिया जा रहा है, आप लोग इस सवाल को सॉल्व करोगे क्या। देखना ये क्या पूछा हुआ है। कह रहे हैं कि एक वेजल है, इनिशियली कंटेन हीलियम एंड मीथेन गैस इन मोलर रेशो, इन मास रेशो, नॉट मोलर रेशो। सर क्या मोलर रेशो और मास रेशो में अंतर है, बिल्कुल है। ये गिवन वेट का रेशो है, मोल का रेशो नहीं है। तो गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल बना लेंगे, राइट। कितना दे रखा है 3:1। इफ द गैसेस आर अलाउड टू इफ्यूज थ्रू ए होल, फाइंड द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ इफ्यूजन इनिशियली। फील कर पाए, नहीं कर पाए। देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा पहले सवाल को आराम से लिख दीजिए। इफ्यूजन के बारे में बात हुई है तो मतलब यहाँ कौन होगा जरा बताओ सर। यहाँ तो सर वैक्यूम है सर। यहाँ कौन कौन सी गैस है सर, यहाँ एक है हीलियम और एक है कौन, CH4। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मास गिवन है कितना है 3, और मोलर मास कितना होता है 4, तो 3/4 हो गया ना मोलर रेशो। और इसका भी मास गिवन है 1, तो मोलर मास कितना होगा 16। तो इसका मतलब 3/4 रेशो 1/16। ये पिक्चर बनी सर। इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से लिख दो सर। देखो बेटा, अगर किसी के मोल आ गए 3/4 रेशो 1/16, तो मैथमेटिक्स कहती है बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12:1। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ सर। ये आ गया आपके मोल का रेशो आ गया सर, आ गया क्या। अब बताइए मुझे, क्या कोई फार्मूला बताया सर ने, कौन सा फार्मूला बताया। क्या पूछा, इनिशियली मोल पूछे। क्या पूछे, इनिशियली मोल पूछे। ये नहीं, इनिशियली मोल का रेशो दे रखा है। और क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द मोल ऑफ इफ्यूजन। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो सर। ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। हाँ या ना में जवाब दो, लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो लगाओ। और इसके बाद कुछ प्रेशर दे नहीं रखा, तो सर ये तो अब बच्चागिरी हो गई सर। इसको हम खुद ही लगा लेंगे या आप लगाओगे बताओ सर। N1/T1 N2/T2, क्योंकि एक ही चैम्बर के अंदर है तो ये वाला समय और ये वाला समय तो कट जाएगा। टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो बचेगा क्या, N1-/N2- विच इज इक्वल टू N1। ये मोल कितने थे बेटा इनिशियली, मोलर रेशो कितना था सर, ये 12 है, तो ये कितना है बेटा 1 √ ऊपर आपने मान लिया कि ऊपर आपने लिख दिया हीलियम और नीचे आपने क्या लिख दिया बेटा जी, मीथेन। सही लिखा है मैंने। तो हीलियम का मास तो नीचे लिखना पड़ जाएगा और इसका मास कहाँ लिखना पड़ जाएगा, ऊपर। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 और समझ रहे हो भावनाओं को, 12 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। नहीं यही बात समझ में, अरे बात समझ में आई।
देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा केमिस्ट्री को लाइट रखोगे ना, केमिस्ट्री उतनी हाइक पे तुम्हें ले जाएगी, और जितना ज़्यादा तुम केमिस्ट्री को टिपिकल बना दोगे ना, अरे ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा, बड़ा मुश्किल है। आप सीधी सीधी कंसेप्ट पे चले जाइए, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। इनिशियल और बिफोर और आफ्टर द इफ्यूजन वो वाला गेम आपका क्लियर होना चाहिए टू डू दिस क्वेश्चन, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट आइए भाई, बहुत ध्यान से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे भाई। अगला देखना ज़रा, हम एक सवाल आप लोगों को दे देते हैं, पहले इसको निपटाएं क्या, देखना ये घूर रहा है तुम्हारी तरफ, इसको निपटा लो। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 20 ml है हीलियम, उसको डिफ्यूज़ कर रहे हो किसी होल के थ्रू, 10 सेकेंड लग रहे हैं, समझ रहे हो। वॉल्यूम दे दिया और क्या दे दिया, टाइम दे दिया, समझ में आ गया क्या फॉर्मूला लगने वाला है। और उस समय जो प्रेशर है वो कितना है, 2 atm, मतलब प्रेशर भी यूज़ होगा, है ना। और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CH4, 5 ml डिफ्यूज होने में सेम टाइम लगा रहा है, तो बताइए प्रेशर 1 atm है। क्या फील कर पाए कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, ये फॉर्मूला लगा देना, V1/T1/V2/T2 इट इज इक्वल टू P1/P2। बताओ ये गेम समझ में आया आप लोगों को, ये M2/M1 है, हाँ या ना। यहाँ वॉल्यूम ऑफ 1 किसका ले लो भैया, हीलियम का। यहाँ वॉल्यूम ऑफ 2 किसका ले लो, CH4 का। चलो बताओ ज़रा, नहीं कर देता हूँ, बोलो ज़रा। ऊपर वॉल्यूम कितना लगाना पड़ेगा, देखो टेम्परेचर सॉरी टाइम तो सेम है, बोल रखा है सेम टाइम में, तो T1 T2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर वॉल्यूम कितना है बेटा, 20। ये वाला वॉल्यूम आई थिंक निकालना है, नहीं ये वाला क्या निकालना क्या है फिर, हैं कुछ गड़बड़ करी है। हाँ ये 5 ml क्या दे रखा है, कुछ गड़बड़ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CH4 डिफ्यूज इन सेम टाइम, मतलब ये गलत लिख दिया हमने, 5 ही तो आंसर नहीं आएगा, देखना चेक करना। चलो ये गेम समझ में आया, ऐसे करते हैं, मेरे हिसाब से कुछ करेक्शन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CH4 डिफ्यूज इन सेम टाइम एट ए प्रेशर ऑफ 1 atm, बिल्कुल अब ठीक लग रहा है सवाल, ठीक है। इधर आओ, तो इसको कैसे करेगा, 20 डिवाइड बाई ये वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो सर, ये तो निकालना है, किसका है ये, CH4 का। यहाँ आ जाओ, ये प्रेशर कितना दे रखा था, ऊपर 2 और नीचे 1, अंडर रूट मॉलिकुलर मास ऑफ CH4 कितना 16, और मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम इज 4, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा मेरे पास, ये पूरा डेटा आ जाएगा बन के 4, बोलो हाँ या ना। इसको इधर ले जाओगे, अरे यार वही आंसर आ गया, ये तो 5 ml, नहीं आई बात समझ में, गेम समझ में आया नहीं आया। चलो तो इतनी बातें हमारी क्लास के बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए, बेसिक था, इजीली समझ में आ गया। चलो अगला सवाल करेंगे, टाइम सेम होना चाहिए था, हाँ टाइम सेम है बेटा। चलो इधर आ जाओ, इधर देख आदित्य, एक सवाल करके दिखाएगा मुझे चल एक सवाल करके दिखा, इधर आ जाओ भाई। इस सवाल को करने में थोड़ी सी बुद्धि लगेगी, मुश्किल नहीं है, पर मैंने बोला एक ये ट्यूब है, सिलेंडर मान लो, थोड़ा सुंदर बनाया मैंने, ठीक बना देंगे, इस गोला गोला बनाने का है कुछ इसमें कहाँ है ये, बहुत बढ़िया, और बन सकता है एक और, क्लोन कर दे, फील कर पा रहे हो आप, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे चलो भाई ऐसा मान लो, फ़ायदे तो हैं वैसे इसमें, हमसे कभी डायग्राम ना बना, देखो ज़रा ध्यान से, ढोल बना दिया सर ने, देखो ज़रा ध्यान से। अब इसके बाद क्या काम करना है, इसके बाद मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक पिन होल है और यहाँ पर एक पिन होल है ना, सुन लो, इस वाले पिन होल से आपको पास करना है किसको, HCl को, इस वाले पिन होल से पास करना है आपको अमोनिया को। बड़ा ही फेमस सा सवाल है, प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा और जितना भी मॉड्यूल वगैरह पढ़ोगे सब में मिलेगा इस टाइप का सवाल, राइट इधर आ जाओ प्यारे बच्चों, मैंने बोला सबसे पहला पॉइंट, एक बात आपको बता देता हूँ, अमोनिया और HCl मिलते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, यानी कि NH4Cl बनता है, और ये वाइट कलर की फ्यूम है, क्या है बेटा, वाइट फ्यूम्स। सवाल ये है कि सबसे पहली बार किस पॉइंट पर आपको वाइट फ्यूम ऑब्जर्व होंगे, पहला सवाल। दूसरा, वो डिस्टेंस भी बता दो जिस पर पहली बार वाइट फ्यूम ऑब्जर्व होगी। सवाल आ गया समझ में। अब मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ,
इसके इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट ए मान लेता हूँ, भावनाओं को समझ ही पा रहे होंगे। इस वाले पॉइंट को सी मान लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को क्या मान लेता हूँ बी मान लेता हूँ। क्लियर? आप मुझे बताइए कि इसका मास कम है या ज़्यादा? आप कहेंगे सर इसका मास है 1 + 35.5, यानी कि ये मास हो गया 36.5 ग्राम। मॉलिकुलर मास के बारे में बात हो रही है। आप बताइए इसका मॉलिकुलर मास कितना है सर? 14 + 3 यानी कि 17 ग्राम हो गया। तो सर इसका मोलर मास क्या है? कम है। और प्यारे बच्चों, जिसका मोलर मास कम उसका रेट ज़्यादा, क्योंकि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास। और रेट का मतलब ही गति है। रेट का मतलब ही क्या है? गति। अगर किसी का रेट ज़्यादा है तो मतलब उसकी स्पीड भी क्या है? ज़्यादा है। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि रेट ज़्यादा टाइम कम ले रहा होगा। टाइम कम का मतलब क्या? स्पीड का ज़्यादा होना। इधर देख, इधर देखो मैंने बोला इधर से NH3 आ रहा है, इधर से HCl। मुझे बताओ इन दोनों में टक्कर कहाँ होगी? क्या ये दोनों बीच में मिलेंगे, या सी साइड मिलेंगे, या बी साइड मिलेंगे? बताओ। आप कहेंगे सर सी वाली साइड पे। क्यों? क्योंकि सर ये हल्का है, ये जल्दी से आ जाएगा, ये धीरे धीरे टहल के आ रहा है। नहीं, ये बात समझ में क्लियर है? इसका मतलब ये तो वो पॉइंट है जहाँ पर ये मिले, सी पॉइंट। अब सवाल उठता है कि इसका डिस्टेंस निकाल दो सर। ये देखो, अगर ये वाली पूरी लेंथ आपको दे रखी है 2 मीटर या 5 मीटर, 2 मीटर ले लो, 2 मीटर दे रखी है, तो मुझे बताइए इस वाले डिस्टेंस को अगर मैं d मान लूँ तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? ये 2 - d हो जाएगा। यहाँ तक कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है, ठीक है? आप एक बात बताइए, लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूँ भाई अमोनिया ने यहाँ से यहाँ आने में t टाइम लिया होगा, तो इसने भी तो यहाँ से आने में t लिया होगा, तो टाइम तो कैंसिल होगा क्योंकि बराबर टाइम लग रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला लगा दो लेंथ वाला फॉर्मूला क्या आता है सर? L1/T1/L2/T2, T1 T2 कैंसिल। ये बराबर हो जाता है किसमें? ये बराबर हो जाता था मॉलिकुलर मास ऑफ M2 डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ M1। सीख पाए या नहीं सीख पाए? कुछ तो बोलो। अब लेंथ 1 कितना जरा बता जरा मुझे। सर लेंथ 1 है d, और ये वाली लेंथ कितनी है? 2 - d। ये जरा मॉलिकुलर मास की बात करना, मॉलिकुलर मास ऑफ 2, यानी कि ऊपर वाली बात मैंने क्या ली होगी? अमोनिया। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी बेटा जी? HCl का मॉलिकुलर मास 36.5, अमोनिया का कितना हो जाता है बेटा? 17। डिवाइड करोगे तो d/2 - d, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 दूनी 34, 2.2 समथिंग आएगी। तो आप मैनिपुलेट करके इसको 2.25 लिख दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये 15 का ही, या मैं बोलूँ 2 to 5 का अगर मैं अंडर रूट करूँगा तो कितना होता है? 15। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5। ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, लेकिन 5 मान के मैनिपुलेशन करके इसको 1.5 लिखो। तो ये d विच इज़ इक्वस टू, ये आ जाएगा 3 माइनस 1.5 d। इधर पहुँचा दो इसको, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर उधर खेलो जरा, बताओ। ये आ जाएगी 2.5 d बराबर कितना आ जाएगा? 3, और d बराबर कितना आ जाएगा? 30/25। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? बताओ जरा कितनी वैल्यू आ गई? 1.2 पक्का? तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.2 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई? मीटर। ये गेम समझ में आया सभी बच्चों को? बोलो, या हमारी क्लास के सभी बच्चों को डेटा समझ में आ गया होगा? यहाँ तक कोई दुख दर्द वाली बात नहीं रही होगी। अब सुन लो भाई, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है। राइट? इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि इधर उधर ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ाया हुआ इसको, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? एनरिचिंग द मॉलिक्यूल, या मैं बोलूँ एनरिचिंग कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ा है एनरिचिंग? नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सीख लो भैया, बड़ा ही सिंपल है। इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ाने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस सवाल को भाई देख लो आप लोग, ठीक? फाइंड द रेट ऑफ हीलियम इफ्यूजन ऑफ ए गैसियस मिक्सचर, और मिक्सचर कितना दे रखा है बेटा? हीलियम है और H2 है और 1:2 के मिक्सचर में है। राइट? अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। पहली बात, एक बात बताओ, ये फ्यूजन हुआ कहीं? तो डिफ्यूजन हो गया, गैस टू गैस जा रही है ना? चलो लिख दिया है तो कोई बात नहीं। अब बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, भावनाओं को फील करोगे एक बार। इधर देखना सभी, मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात जानते हो कि रेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ मिक्सचर, ये बराबर होता है मॉलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय व्हाट? मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम। यार ये डेटा अपने पास पता है, 4 होता है। रेट ऑफ हीलियम मुझे निकालना है और मिक्सचर
का क्या पता है मुझे, मोलर रेशो पता है ना, मोलर रेशो है, ठीक है। तो मोलर रेशो पता है तो मैं इसको मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास में यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो रेशो ही आएगा भाई, रेशो ही आएगा इसका। कैसे आएगा उसको सिखाता हूँ, देखो भाई सभी सुन लो भाई। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर निकालने का तरीका सुन लो भाई। दो गैस है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1, आगे बात समझ में भाई, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 2 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 + 2। इसी को एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। आगे बात समझ में, अब गेम समझ में आ गया आप लोगों को। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस चीज़ें लगानी है और आंसर बताना है। आप मुझे बताइए इसका मॉलिक्यूलर मास अगर मैं निकालना चाहूँ मिक्सर का तो कैसे निकलेगा। तो बड़ा ही सिंपल है सर, मोल कितने हैं 1, और पहली वाले को क्या मान लो हीलियम, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा जी 4, प्लस मोल कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1 + 2। बोलो हाँ या ना, कितना आ रहा है 4 4 8, यानी कि 8/3 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। अब मुझे चाहिए सर रेट ऑफ हीलियम डिवाइड बाय रेट ऑफ द मिक्सचर, और ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्त, ये बराबर हो जाएगा सर 8/3, और हीलियम का मास होता है 4, ये कैंसिल कर देगा, ये 2 आ जाएगा, और √2/3 का मतलब हो गया √2 को इंडिविजुअली निकाल लो, कितना होता है 1.4 समथिंग, और √3 कितना होता है 1.7 समथिंग। यही आंसर है, रेशो पूछा है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, गधे क्या होंगे जो देखेंगे ये और यहाँ लगा देंगे नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ 2। ये क्यों लगाएंगे भाई, ये तो मिक्सर का दे रखा है, कोई हीलियम का इंडिविजुअली या मिक्सचर का अलग अलग थोड़ी दे रखा है। नहीं बात समझ में, तो केवल मिक्सचर के मोल दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ N1/N2 की वैल्यू को आप लोग पुट कर सकते हो। तो अपने दिमाग को खोल कर बैठना भाई अपने दिमाग को खोल कर बैठना अगर इस टाइप के सवाल आप लोगों को सॉल्व करने। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। सर नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के बहुत ज़्यादा सवाल किताबों में नहीं होंगे, लेकिन जो भी होंगे वो डायरेक्ट पेपर में आने वाले होंगे बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान से अगला कॉन्सेप्ट सीखिए। यही है, अगर मैं तुमसे कहूँ एक्चुअल में एक प्रोसेस है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डेटा पता करने की, या उनके डेटा को यूज़ करके जो है रेट में या मॉलिक्यूलर मास से रिलेशन निकालने की, ठीक है। एनरिचिंग द कंपाउंड इसको हम लोग बोलते हैं। क्या होता है, एक चैम्बर होता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में गैस जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है, इस तरीके से मल्टीपल चैम्बर्स लगे होते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर यहाँ x मोल है तो अगला भी x मोल ही जाएगा, हो सकता है वहाँ पर y मोल जाए, y से z मोल जाए, z से फलाना मोल जाए। इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग कवर करने वाले हैं इसका डायरेक्ट फार्मूला सर बता रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, उसको समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। मैंने यहाँ लिखा है Na/Nb, आप कहोगे तो इसका एक्सप्रेशन भी कभी सिखा देंगे आप लोगों को, ये कहाँ से आया है, इसको सीखने की कोशिश करें भाई। मैंने बोला Na/Nb और इनकी पार लगा दिया XX। XX का मतलब ये पार नहीं है, बेसिकली ये बता रहे हैं कि फाइनल रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल आफ्टर X डिफ्यूजन स्टेट। समझदार बच्चा अगर ये जानता है कि इधर वाला जो इक्वल के इधर वाला है वो क्या होता है, वो आफ्टर द डिफ्यूजन या इफ्यूजन वैल्यू होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर X लगाया जाए। आगे बात समझ में। चलो फिलहाल के लिए देखें तो ये बराबर होता है Na/Nb। सर ये ना फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा तो है, नहीं पढ़ा, बताओ आप याद करो। मैंने नहीं पढ़ाया N1 डिवाइड बाई T1 इजिकल टू N2 डिवाइड बाई T2, उसी से तो जनरेट हुआ है नहीं। और यहाँ पे Na/Nb, यहाँ पे मेरे पास Mb/M, और देख रहे हो 1/2 है ना, 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ही तो होता है। और x क्या लगाया हुआ, ये खेल जो है इट इज़ नॉट ईटा बीटा भैया, x है सिंपल x का क्या सेंस है, मैंने और बिगाड़ दिया x/2, अरे भगवान x/2 है ना। जीवन में x का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मीम बनना शुरू है ना। देखो जरा ध्यान से, x/2 इधर आओ। x क्या है, नंबर ऑफ डिफ्यूजन, नंबर हमसे ठीक से x भी नहीं बनती, आगे बात समझ में, देख रहे हो कला, देख रहे हो परमात्मा की चित्रकारी है, हमसे x भी नहीं बनता ठीक से, ये भी जो है बिल्कुल ईटा जीटा पीटा सा बनता है। चलो इधर आओ, x/2, x का मतलब है नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेट,
एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेट। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करो, बस ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो सब कुछ करने में सक्षम हो। दोबारा सुन लो, Na/Nb कौन से वाले मोल हैं, जो डिफ्यूजन या इफ्यूजन के बाद अपने पास है। डिफ्यूजन इफ्यूजन, हाँ सही बोला मैं, डिफ्यूजन इफ्यूजन आफ्टर द डिफ्यूजन एंड द इफ्यूजन, राइट, जो मोल हैं बेसिकली, राइट, जो मोल का रेशो है। अब बहुत ध्यान से सुनो, नेक्स्ट ये Na/Nb मतलब कि इनिशियली कितने मोल थे। इसके बाद ये Mb/Mn, ये तो जानते हो मॉलिक्यूलर मास है, कि पावर x का मतलब है नंबर ऑफ स्टेजेस जो भी आप एनरिच कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2। चलो जी, इसका आप सवाल करने की कोशिश करो। सवाल दिखाई दे रहा है सभी को, फील कर पा रहे हो? मैं 1-2 मिनट का टाइम भी दूंगा पढ़ने के बाद, आप लोग इसको कवर कर लेना। इनिशियल एंड अ यूरेनियम सैंपल कंटेन यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, आप जानते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इन 1:9 मोलर रेशो। सीख पाए? इनिशियली मतलब ये कौन सा वैल्यू में पुट होने वाला है, इस वाली वैल्यू में पुट होने वाला है, नहीं होने वाला। चलो जी, फिर कह रहे हैं इट हैज टू एनरिच्ड एस 9:1, मतलब समझ में आ गया, मतलब ये 9:1 किस में पुट होने वाला है, इतना। कितना डिफ्यूज होने वाला है ये, इतना। आगे बात समझ, ये 1/9, ये 9/1। चलो जी, 2 बातें पता लग गई सर। फिर पूछ रहा है मोलर रेशो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन, और फिर ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी गई है, यूरेनियम F6 और आइसोटोपिक लेबलिंग है, राइट। फिर बोला हुआ है गिवन वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, log 81, और ये वैल्यू दे रखी है log 52/349 की वैल्यू। और आपको क्या निकालना है, बेसिकली आपको नंबर ऑफ स्टेजेस निकालने होंगे, इसमें नंबर ऑफ स्टेजेस निकालनी होंगी। यार सीधी सी बात है, अगर आप लोग इतनी बात सर की समझ गए हो कि ये फॉर्मूले आप लोगों को लगाने कैसे हैं, तो बड़ा ही सिंपल है। और अगर ये नहीं समझे कि भैया लगेंगे कैसे, तो भाई देखो दिक्कत तो चली रही है बचपन से तुम्हारे, फिर हमें दोस्त कैसा, है ना। आप एक बात बताओ मुझे, क्या ये वाला रेशो सर ने कितना बताया बेटा, 9/1, और ये वाला रेशो कितना बताया, 1/9। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना भाई, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना। मैं तो समझदार हूँ, मुझे पता है ये मास इतना ही होगा, जब वैल्यू गिवन है तो नहीं। तो ये मास कितना हो जाएगा बेटा, ये मास हो जाएगा 352/349। गेम आ गया समझ में भाई। चलो, की पावर x/2। क्लियर है मेरे भाई। एक बात बताओ, इस पिक्चर को मैं इधर ले जाऊं तो क्या यही 81 हो जाएगा, और 81 का आप ले लो दोनों तरफ, फिर log 81 log बेस 10, और log x की a की पावर b का फॉर्मूला क्या होता है, b log a। भूल गए तुम लोग, नहीं सीखे क्या? log a की पावर b का क्या फॉर्मूला होता है, b log a। नहीं सीखा आप लोगों ने कभी? b log a होता है, इसका मतलब b को पहले लिख दिया सर ने डायरेक्ट x/2। मुझे ये चाहिए, और log 81 की वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी होती है जी, 1.9। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/2। ये वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, दे रखी है 3.7 × 10⁻³ आर यू एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। आपसे पूछ रहे हैं कितने एनरिच्ड स्टेप हुए होंगे, आपसे पूछ रहे हैं कितनी स्टेजेस आई होंगी, तो आप डायरेक्ट इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हमारी क्लास के बच्चों को डेटा क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मुझे लगता है डिफ्यूजन इफ्यूजन का सारा गेम मैंने आप लोगों को सवाल के साथ करा दिया है, कुछ नए सवाल भी कराएं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ाएं। चलिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।